नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट का जो चित्रकला विषय का चल रहा है टॉपिक कि भारतीय चित्रकला के अंग, यानी कि भारतीय कला के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसको ये जैसे श्लोक के माध्यम से बताया गया था, मैंने बताया था कि रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग। तो अब तक जैसे इसके हम 4 तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। रूप भेद के बारे में, प्रमाण के बारे में, भाव लावण्य योजना के बारे में और सादृश्य के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे वर्णिका। तो श्लोक के अंदर वर्णिका भंग, तो वर्णिका और उसके बाद में भंग या भंगिमा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 5वां जो टॉपिक है वर्णिका। तो वर्णिका भंग यह षडंग का सबसे अंतिम व महत्वपूर्ण अंग है एक तरह से, और उपयुक्त जो अंग है उनको पार करने के पश्चात ये साधना की सबसे ऊंची मंजिल मानी गई है या मानी जाती है। वर्णिका से तात्पर्य उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में तुलिका का उचित प्रयोग। अतः विभिन्न वर्णों की सम्मिलित उपस्थिति को ही वर्णिका भंग कहा जाता है। और उपर्युक्त 5 अंगों यानी कि रूप भेद, प्रमाण, भाव लावण्य योजना और सादृश्य का ज्ञान वर्णिका भंग के बिना अधूरा कहलाता है। और वर्ण का ज्ञान तथा तुलिका प्रयोग की साधना के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। और यदि हमें तुलिका व रंगों का उचित मात्रा में प्रयोग करना नहीं आता तो ये हमारा ज्ञान व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार जैसे कि चित्र में जो सर्वप्रथम दर्शक का ध्यान आकर्षित करता है वह वर्ण है, यानी कि रंग। और वर्ण का अर्थ होता है रंग। और षडंग के संदर्भ में, यानी भारतीय जो अंग है उन षडंग के संदर्भ में वर्णिका का अर्थ है कि रंग प्रयोग की दक्षता, जो मैंने बताया अभी इससे पूर्व चर्चा करी। और मानसोल्लास नामक ग्रंथ में चित्रकार के लिए वर्ण पूर्ण दक्ष होना जरूरी माना गया है। और वर्ण का प्रयोग या वर्ण का उचित प्रयोग करके चित्रकार अपनी कुशलता का परिचय दे सकता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जैसे बताया गया है सफ़ेद, यहाँ पे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सफ़ेद, पीला, लाल, काला तथा नीला रंगों को मूल रंग माना गया है, जबकि आधुनिक युग में नीला, लाल और पीला इन 3 रंगों को ही मूल रंग माना जाता है। शेष रंग मिश्र रंग कहलाते हैं। अब जैसे धुमेला, रक्ताभ, नीलकमल, हल्का हरा, गोरा श्याम और जामुनी आदि मिश्र रंग कहलाते हैं। तो इनका प्रयोग चित्र में यथास्थान किया जाना चाहिए और चित्र की छवि सदैव श्याम अथवा गोर वर्ण की आकृति से उभारी जानी चाहिए। ये हमारे प्राचीन जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, चित्र सूत्र है, उनके बारे में, जैसे विष्णु धर्मोत्तर में इनके बारे में रंगों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ उस समय जैसे जो मुख्य रंग जो थे वो जैसे सफ़ेद, पीला, लाल, काला तथा नीला, इनको रंगों को प्रमुख माना जाता था, जबकि हमारे आज के समय में लाल, नीला और पीला इन 3 रंगों को ही मूल रंग माना जाता है। तो ये आधुनिक समय में और हमारे जो भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन अंगों हैं उनके बारे में ये डिफरेंस है, अंतर है। तो इनका प्रयोग जैसे चित्र में यथास्थान किया जाना चाहिए और चित्र की जो छवि है सदैव श्याम अथवा गौर वर्ण की आकृतियों से उभारी जानी चाहिए। और चित्रकार को रंगों के बल, मान तथा आभा से परिचित होना चाहिए, यानी कि एक चित्रकार को रंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सा रंग है, उसका मान क्या है, उसका बल क्या है तथा उसकी आभा क्या, उससे परिचित होना चाहिए। एक ही रंग के हल्के और गहरे बल का प्रयोग करके चित्र को निखारने के निर्देश भी शास्त्रों में मिलते हैं, यानी कि एक जो रंग है, एक ही रंग, जैसे मान लो कि जैसे चित्र एक ही रंग के हल्के और गहरे, मतलब एक रंग उसको हल्का और गहरा करके उसका बल का प्रयोग करके चित्र को निखारने के निर्देश भी शास्त्रों में मिलते हैं। और मानसोल्लास में चित्र को किसी एक विशेष रंग वर्ण की प्रधानता तथा अन्य रंगों से उसका तादात्म्य में बैठा कर ही तैयार किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जैसे आगे शिल्प रत्न नामक ग्रंथ में विविध रंग सामग्री का विवरण दिया गया है। और प्रारंभ में जब रासायनिक रंग उपलब्ध नहीं थे तब मिट्टी के देसी रंगों से काम चलाया
जाता था उस समय। और कुछ रंग धातुओं पर भी आधारित होते थे। हल्का लाल रंग सिंदूर से और गहरा लाल रंग लाख के रंग से भी तैयार किए जाते थे। तो उसके अलावा धातु आधारित आधारित रंगों में धातुओं से रंग बनते हैं, जिसमें सोना, चांदी, अभ्रक, चूना, लाख तथा नील आदि प्रमुख थे, और जिनमें दृढ़ता और स्थायित्व भी होता था। और अजंता के चित्रों में ऐसे ही स्थायी रंग प्रयोग में लाए गए थे। अजंता के जो चित्रकारी उसमें इसी तरह के चित्र या इस तरह के जो कलर थे, स्थायी कलर से उनका प्रयोग में उनका प्रयोग किया गया है। अब जैसे वर्ण अथवा रंग को विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिए भी निर्धारित किया गया था। जैसे आज भी हम मानते हैं कलर्स के कौन कौन से प्रभाव है, किस कलर का क्या प्रभाव, कौन से कलर का हमें किस तरह के भाव है, किस तरह की हमें अनुभूति कराता है, किस तरह की हमें फीलिंग्स कराता है। तो वर्ण अथवा रंगों को विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए जैसे श्रृंगार रस का प्रयोग, श्रृंगार रस का योग श्याम वर्ण से, हास्य का श्वेत से, रौद्र तथा वीर रस का योग लाल रंग से बैठाया गया, और करुण रस को कपोत वर्ण से, और विभत्स रस को नीले रंग से, अद्भुत रस को पीले रंग से तथा भयानक रस को काले रंग से अभिव्यक्ति किए जाने की भी अनुशंसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में की गई थी। तो इस तरह से जैसे इनके जो प्रभाव थे, इनके जो भाव थे, तो अभिव्यक्ति के अनुसार जो हमारी जो रस बताया था हमारे आधार अपना जो पुराण हमारे ग्रंथों में रस सिद्धांत का किस तरह से एक अनुभूति होती थी, वो एक रस सिद्धांत के आधार पर होती थी। तो इन जो चित्र थे जैसे श्रृंगार रस का योग श्याम वर्ण से, हास्य का श्वेत वर्ण से यानी श्वेत कलर से, रौद्र तथा वीर रस का योग मतलब इसका प्रयोग लाल रंग से बैठाया जाता था। तो करुण रस का कपोत वर्ण से, विभत्स रस को नीले रंग से, अद्भुत रस को पीले रंग से तथा भयानक रस को काले रंग से अभिव्यक्त किए जाने की अनुशंसा की जाती थी या की गई है हमारे उनमें। अब जैसे वर्ण भेद चित्र रचना का आधार भी है, तो आधुनिक कृतियों में भी रंगों की विविधता के आधार पर आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। और वर्णिका के अंतर्गत जैसे जो रंगों के मिश्रण हैं कि रंगों के मिश्रण की विधि, प्रयोग की दक्षता तथा तुलिका संचालन विधि को पर्याप्त महत्व दिया गया है। और इसके बिना जैसे आधार पर इसके जैसे इस पे जो है ना वर्णिका रंगों के मिश्रण की विधि, प्रयोग की दक्षता तथा तुलिका संचालन विधि को पर्याप्त महत्व दिया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया भी। और किस विषय के चित्र में कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाए, किस रंग के पास कौन सा रंग समायोजित किया जाए, आदि बातें भी वर्णिका भंग के अंतर्गत ही गिनी जाती है। यानी कि किस वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए और किस रंग से चित्र में उभार या गहराई दिखाई जाती है, और किस रंग के साथ कौन सा रंग उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है। तो ये उसके अंदर कौन से रंग, किस वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस रंग में चित्र से उभार या गहराई दिखाई जाती है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है, आदि बातें वर्णिका भंग द्वारा ही ज्ञात होती है। और रंगों का सम्मिश्रण कैसे तथा किस मात्रा में हो, इसका भी पर्याप्त पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे प्रकृति में जो वस्तुएं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ आदि अनंत प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है, तो उनके रंग भी पृथक पृथक ही होते हैं। अतः उन वस्तुओं में उन्हीं के अनुसार रंगों का प्रयोग करना वर्णिका से भंग से संबंध रखता है। तो कौन से जैसे वर्णिका कौन से रंगों के मिश्रण की विधि, प्रयोग की दक्षता तथा तुलिका संचालन विधि को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। और किस विषय के चित्र में कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाए या कौन सा किस रंग के पास कौन सा रंग समायोजित या संयोजित किया जाए, आदि बातें इस वर्णिका के अंतर्गत गिनी जाती है। उसी प्रकार जैसे
रंगों की विभिन्नता के कारण हमें वस्तुओं की भिन्नता और पृथक अस्तित्व का भी ज्ञान होता है। तो रंग भावों और वातावरण के निर्माण में भी खास भूमिका निभाते हैं। साथ ही तुली का प्रयोग उसके स्पर्श तथा संचालन का भी अपना महत्व है। वर्णिका अथवा रंग प्रयोग की दक्षता में तुलिका के संचालन पर भी चित्रकार का पूर्ण अधिकार शामिल है और दक्षता होनी चाहिए। बिना दक्षता के इन चीज़ों का वर्णों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार कला मर्मज्ञ जैसे वाचस्पति गेरोला ने कहा कि वर्णिका भंग हेतु लघुता, क्षिप्रता और हस्त लाघव की आवश्यकता होती है और वर्ण ज्ञान हेतु रेखाओं, रंगों, अक्षरों तथा रंग मिश्रण आदि का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, अपितु उसके रूपों, तत्वों और प्रयोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार एक चित्रकार के लिए सूर्य की किरण मात्र को चित्रित करना पर्याप्त नहीं है, उसे किरणों के उस रूप को जानना भी आवश्यक है या जरूरी है जो प्रातः, दोपहर और संध्या काल में होता है। और भारत में चित्र के अनुकरण कर्म को सदैव हे दृष्टि देखा जाता था, अतः सड़ंग वर्णन में उसे किंचित भी महत्व नहीं दिया गया था या नहीं दिया गया। लेकिन तुलिका और रंग आदि के प्रयोग का ढंग समय और उसकी आवश्यकता के साथ साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में जैसे बताया था घास की तुलिकाओं का प्रयोग होता था, बाद में घास की तुलिकाओं का स्थान बालों की ब्रशों ने ले लिया और मुगल काल की अत्यंत बारीक रेखाओं का अंकन गिलहरी आदि के कोमल बालों के ब्रशों से किया गया। और रंग और उसके व्यवहार की रीति में भी समय के साथ परिवर्तन हुआ, जैसे मैंने बताया था। तो प्रमुख जैसे पहले प्रमुख वर्ण 5 ही माने गए, किंतु उनके सम्मिश्रण से असंख्य उपवर्ण बनाए गए जा सकते हैं। और प्राचीन काल में जैसे कोयला, गेरू, खड़िया आदि का प्रयोग होता था। आगे चलकर चट्टानों से अनेक रंग प्राप्त होने लगे, जैसे हरा, नीला, लाजवर्ती, पीला, पेवड़ी। बाद में बौद्ध चित्रों के स्थायी रंग पत्थरों को पीसकर बनाए जाने लगे। तो आजकल रासायनिक रंग बनने लगे हैं। और बाजार में अनेक कंपनियां रंगों को बनाने लगी है, जो शीशियों, बोतलों व डिब्बों में आदि में तैयार मिलते हैं। अतः चित्रों को पूरा करने के लिए चित्रकार तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग आदि अनेक माध्यमों से चित्रकार या चित्र रचना कर रहे हैं। इस प्रकार वर्णिका भंग के अंतर्गत वर्ण और तुलिका के ज्ञान के साथ साथ उसके प्रयोग की विधि का भी पूर्ण ज्ञान अति आवश्यक है और उसके लिए कलाकार को साधना करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। तो ये रहा वर्णिका। अब इसके बाद जो लास्ट अंतिम इसका टॉपिक रहेगा वो है भंगिमा, यानी कि जो इसका लास्ट है भंग या भंगिमा। तो इसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।